शुभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। सबसे पहले बात आज अयोध्या की करेंगे, जहां प्राण प्रतिष्ठा में महज 35 दिनों का वक्त बचा है। ठीक 5 हफ्ते बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं, लिहाजा राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। अयोध्या से लेकर बाकी देश में रामलला के स्वागत की तैयारियां जारी हैं और कैसे राम की धुन में मगन है सारा देश। इसी से शुभ समाचार की शुरुआत। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दीपावली मनाऊंगी, ओ दीप जला के दीपावली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तो ये सुर साधा कि रामधुन गुरुग्राम के
उन युवाओं की थी जो यहाँ के आर्टिस्ट चौक पर इकट्ठा हुए और फिर जमकर राम भक्ति के सुर लहरी बहती हुई नजर आई। राम की कुछ ऐसी ही धुन पूरे देश में नजर आ रही है। राम नगरी अयोध्या की अगर हम बात करें, वहां भी उत्सव के रंगों में पूरा अयोध्या नगरी आपको नजर आएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब महज 35 दिनों का वक्त बचा है। कल अवधपुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात निकाली गई। वहां पर देखिए तमाम लोग राम की बारात में बाराती बने। ये सभी राम भक्त नाचते गाते हुए अपने आराध्य के विवाह समारोह में शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं इसकी झलक और ये बताते हैं कि अयोध्या में राम बारात के पीछे कहानी क्या है। बैंड बाजे के साथ निकली राम जी की बारात। ये तस्वीरें राम नगरी अयोध्या की हैं। विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या नगरी का ये माहौल देखते ही बनता है। गाजे बाजे के साथ अयोध्या में राम जी की बारात निकली तो झूम कर नाचे लोग। एक ओर सजे धजे रथों पर सवार बाराती और झांकियां, तो साथ ही सड़कों पर नाचते गाते थिरकते लोग। सब मिलकर राम जी के विवाह की खुशियां मनाने निकले हैं। पूरा माहौल राममय है। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। बड़ी अनूठी ये छटा। महिलाएं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस बारात में शामिल हैं और उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि ये भगवान राम की बारात जो है। वैसे तो अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और उनकी ससुराल हजारों किलोमीटर दूर जनकपुरी में है, लेकिन विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या नगरी में भी धूमधाम से बारात निकलती है और लोग सीता जी और राम जी के ब्याह का उत्सव मनाते हैं। जिस विधि विधान से त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर विवाह संपन्न होता है और बड़े उत्साह के साथ उसमें लोग सम्मिलित होते हैं। दोनों पक्ष के लोग होते हैं उसमें, और यहाँ तक कुछ लोग ऐसे हैं कि वह प्राचीन की जो गाड़ी होती है उसको भी गाते हैं उस विवाह प्रसंग में। इसलिए यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का आकर्षक अद्भुत है। दरअसल अयोध्या में श्रद्धालुओं के दो पक्ष हैं। बारात लेकर जाने वाले और उसमें शामिल बाराती अपने आप को भगवान राम का दास मानते हैं और दास संप्रदाय से जुड़े होते हैं। उन्हीं के मंदिरों से राम बारात निकलती है। ये बारात सीता पक्ष यानी रसिक संप्रदाय के उन संतों के मंदिरों में जाती है जो अपने नाम के आगे शरण लगाते हैं। बारात पहुंचने पर वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच वो सभी रस्म निभाई जाती हैं जो किसी भी विवाह समारोह में होती है। पूरे विधि विधान के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता की शादी संपन्न होती है। और इस प्रकार से उसमें जो लोग सम्मिलित होते हैं वो समझते हैं कि मैं स्वयं जनकपुर जा रहा हूँ और उस माता सीता और राम के विवाह में सम्मिलित हुआ हूँ, और ऐसा उत्साह में रहता है। और वो बारात जाती है और उस बारात पहुंचने पर जिस प्रकार से जनकपुर में महाराज दशरथ ने जब बारात लेकर के गए थे, वहाँ जो उत्साह हुआ था वो उत्सव को वही दृश्य यहाँ दिखाई देता है अयोध्या में भी राम विवाह का। वैसे तो अयोध्या में हर साल राम बारात निकलती है, लेकिन इस बार अघन शुक्ल पक्ष की पंचमी का ये मौका बेहद खास है। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार विवाह पंचमी का अवसर आया है, तो उत्सव मना रही अयोध्या नगरी के वासियों का उत्साह और भी कई गुना बढ़ गया, जिसकी झलक देखते ही बनती है। ये प्रभु श्री राम की बारात है और ये प्रभु श्री राम की बारात का ये दृश्य आपको मनमोह लेने वाला है। और ये
प्रभु राम की बारात का अद्भुत क्षण है। बहुत ही आनंद आ रहा है राम जी के विवाह में। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ये प्रभु श्री राम की बारात में हर कोई घूम रहा है, नाच रहा है और इस पूरे कुमार में डूबा है और अपने आराध के बारात का हिस्सा बनकर सब गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और यही अयोध्या है और यही अयोध्या में श्री राम की बारात है। रणवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर धाम का लोकार्पण करेंगे, जहां सर्ववेद दो मतलब है, यानी ज्ञान, जिससे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो। इस मंदिर का निर्माण भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। क्या है सर्ववेद महामंदिर की खास बातें, आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि सर्ववेद महामंदिर धाम वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में उमराह में बना हुआ है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। बिल्कुल, यहाँ एक साथ 20,000 लोग योग कर सकते हैं। इस मंदिर को 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। 200 एकड़ के क्षेत्र में 7 मंजिला धाम तैयार किया गया है। इमारत में अगर हम देखेंगे गौर से तो कमल के आकार के 9 गुंबद आपको नजर आएंगे। वहीं मंदिर के 404 खंभों और 6 मंचों पर भव्य नक्काशी नजर आएगी। और खास बात है कि मंदिर में 2 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी बनाए गए हैं। वहीं सत्संग भवन, साधना के लिए गुफाएं भी मौजूद हैं और सभी मंजिलों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। जी हाँ, अगर हम नोटिस करेंगे तो देखिए इसमें उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता के प्रसंग बारीकी से उकेरे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि अपने आप में यह दुनिया का ऐसा पहला सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बताया जा रहा है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। इस महामंदिर की देखरेख करने वाले या यूं कहें करता धरता हमारे साथ सर्ववेद प्रचारक, सर्ववेद पाठ करने वाले हमारे साथ विज्ञान देव जी महाराज जी हैं। पहले इस मंदिर के आध्यात्मिक पहलू की बात करेंगे। क्या है इसकी आध्यात्मिक नजरिया? सर्ववेद महामंदिर के निर्माण में सदगुरुदेव का पावन संकल्प है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद का सृजन 1938 में उत्तराखंड हिमालय के शून्य शिखर आश्रम पर किया था। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को अभिव्यक्त किया था। तो हमारी संस्कृति के मूल में साधना है और सदगुरुदेव की साधना से यह स्वरवेद प्रकट है, जो उनके सहज अनुभवों की अभिव्यक्ति है। अनुभवों को ही यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो वर्ष 2004 से इस स्वरवेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और लगभग 20 वर्षों में प्रथम चरण के निर्माण की अब पूर्णता है। तो आप देख रहे हैं लाखों घन फुट पत्थरों से यह महामंदिर सजता जा रहा है, जो नागर शैली में है। पूर्वाभिमुख है यह महामंदिर। आगे का जो क्षेत्र है उसे अभी हमें विकसित करना है, तो अनेकों योजनाएं अभी शेष हैं। प्रथम चरण के इसके निर्माण की पूर्णता हो रही है। 2.5 लाख वर्ग फीट की बात कही जा रही है और बहुत बड़ा ये इलाका है जिसमें इसका निर्माण हुआ है। पहले चरण का आप बता रहे हैं, आगे भी क्या क्या निर्माण होने हैं? करीबन जो आपके सबसे प्रमुख गुरु हैं उनकी भी मूर्ति यहाँ पर विशालकाय मूर्ति लगनी है। इसी प्रथम चरण की पूर्णता के साथ विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की दिव्य भव्य मूर्ति, जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, लगभग उतनी ही ऊंचाइयों की दिव्य भव्य प्रतिमा सदगुरु देव की स्थापित होगी, जिसका नाम हमने दिया है स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति। तो इस प्रथम चरण के निर्माण की पूर्णता के साथ द्वितीय चरण में सदगुरुदेव की पावन मूर्ति का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है, जिससे संपूर्ण आध्यात्मिकता का जो कार्य है और आगे की तरफ बढ़। हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं पहाड़ों पर बने बर्फ लोक की। देखिए, उत्तराखंड की हसीन वादियों से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल की ऊंची चोटियों तक बर्फ का राज लगातार कायम हो चुका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों को सफेद चादर से ओढ़ दिया हो। फिर चाहे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का हर्षिल हो या फिर कश्मीर का गुलमर्ग, इन दिनों सबकी रंगत एक जैसी ही नजर आ रही है। चारों तरफ बर्फ की चांदी
जो चादर है वो देखने को मिल रही है और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बावजूद सैलानियों का जोश बहुत हाई है। सैलानी बड़ी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे गुलमर्ग गुलजार हो चुका है। तो वहीं उत्तरकाशी की भी बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। तमाम तस्वीरें देख लीजिए और प्रकृति का ये जो सौंदर्य है, जो श्रृंगार है, उसका नजारा देख लीजिए। भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट आने से कड़ाके की ठंड लोगों पर प्रकोप बनकर बरस रही है। पहाड़ों को आसमान से गिरती बर्फ की फाहों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग हो, बारामूला हो या फिर पुंछ, बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। गुलमर्ग में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बर्फ गिरने से पारा यहाँ काफी गिर गया है। बावजूद इसके सैलानी यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से सड़क से लेकर होटल की छत तक और उसके बाद गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। तो वहीं गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच में फंसे सैलानियों के लिए सेना देवदूत बनकर आई है। सेना के चिनार कोर के जवानों ने 61 सैलानियों का रेस्क्यू किया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। सेना ने अपने कैंप में सभी को आश्रय दिया, जहां उन्हें हीटर, स्लीपिंग बैग और गर्म भोजन प्रदान किया गया। उधर पुंछ में लगातार बर्फबारी की वजह से लगातार दूसरे दिन मुगल रोड बंद रहा। भारी बर्फबारी की वजह से जमीन पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे हटाने का काम जारी है। मार्ग पर भारी मात्रा में पाला जमने की वजह से काफी फिसलन है। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा है, ताकि यातायात बहाल हो सके। हमें तो लगा था कि स्नो फोरकास्ट के हिसाब से नहीं होगा, तो वी वर थिंकिंग कि पता नहीं होगा, लाइव स्नो देखने मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। आना चाहिए, इसी टाइम पे आना चाहिए। गर्मी का अपना मजा है, ठंड का अपना मजा है, दोनों टाइम आके एंजॉय करना चाहिए। ये नजारा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का है, जहां भारी बर्फबारी हुई है। पूरी घाटी बर्फ की चादर में ढक गई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री, हर्षिल, धराली, मुखबा, झाला, सुखी में बर्फबारी हो रही है। साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी की वजह से नदी नाले जमने लग गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ की परत बिछने से रास्ता फिसलन भरा हो गया है, जिसकी वजह से सुखी टॉप से हर्षिल तक का सफर खतरनाक बना हुआ है। वहाँ पर जो पाले की जो समस्या है, क्योंकि वहाँ पर वाहनों की फिसलने का काफी भय बना हुआ है, और जैसे कि पानी की जमने की समस्या तो वहाँ पर अब बढ़ चुकी है। जो वहाँ पर जब पाला है, वहाँ पर गाड़ी स्लिप हो रही है, तो ये भी देखना होगा कि पानी, ठंड भी काफी है और पानी जमना शुरू हो गया। तो सबसे पहले वाहनों की बात आती है। जब गाड़ी यहाँ से उत्तरकाशी से रवाना करती है तो सुखी टॉप से और हर्षिल तक काफी डेंजर जोन है, तो वहाँ पर बीआरओ को भी ध्यान पड़ता है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से हिमाचल के कांगड़ा में भी ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड की वजह से लोग घर में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में यहाँ और बर्फबारी बढ़ेगी, तब यहाँ बर्फबारी की खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फ तो मैदानों पर ठंड। राजधानी दिल्ली और ताजनगरी आगरा समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिल्ली में इंडिया गेट कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। शीतलहर की वजह से इंडिया गेट के आसपास सन्नाटा पसरा रहा। अमूमन वहां सुबह के वक्त सैर करने वाले लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। ऐसी ही तस्वीरें ताजनगरी आगरा की भी नजर आई। वहां चाय की चुस्की और अलाव के सहारे लोग रातें गुजार रहे हैं। बस अड्डे के पास यात्री चाय की ठेली पर चाय पीते नजर आ रहे हैं। आग तापने का भी इंतजाम है। वहीं मुरादाबाद में कोहरे के बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ मीटर के बाद दिखना सब कुछ बंद हो जाता है। गाड़ी वालों को फॉग लैंप जलाकर आगे का सफर तय करना पड़ा।
है, काफी अच्छी पड़ रही है। सुबह निकल के आए 5 बजे, चाय का सहारा ले रहे हैं। बाकी आप देख रहे हो जैकेट वगैरह, दस्ताने हैं, टोपा है। मौसम परिवर्तन आया है, सर्दी का आलम बहुत ही ज्यादा खलकपन आ रहा है। ये समझ लो 5 बजे से और अब तक हाथ पैरों में हल्की हल्की गलन, और गलन के साथ साथ हवा का भी चलना। चाय का सहारा ही इस समय बहुत है सर्दी में बस। और अभी सर्दी पड़ने की संभावना भी तो है, तो शुरुआत है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। श्रीनगर की डल झील में शिकारे पर फुटबॉल से जगलिंग का अद्भुत और अनोखा वीडियो सामने निकल कर आया, जिसमें 2 फ्रीस्टाइल फुटबॉलर फुटबॉल से हैरतअंगेज करतब करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। फुटबॉल से ये अविश्वसनीय करतब दिखाने वाली फ्रीस्टाइल फुटबॉलर्स अगुस्ता और पैट्रिक हैं, जो कि फुटबॉल को अपने इशारों पर हवा में नचाकर तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। देखिए, विश्व प्रसिद्ध डल झील पर फुटबॉल से हैरतअंगेज करतब दिखाती ये महिला वर्ल्ड फेमस फ्री स्टाइल फुटबॉलर अगुस्ता है। आप देख सकते हैं अगुस्ता किस तरह से फुटबॉल को अपने इशारों पर नचा रही हैं। फुटबॉल के साथ खेलते खेलते अगुस्ता शीर्ष आसन भी करने लगती हैं। अगुस्ता यही नहीं रुकती, फुटबॉल से ऐसे करिश्माई करतब ये डल झील में शिकारे पर भी और निशाद बाग में भी करती हैं। सिर्फ अगुस्ता ही नहीं, मशहूर फ्री स्टाइल फुटबॉलर पैट्रिक बाउर भी कोई कम नहीं है। पैट्रिक बाउर भी फुटबॉल के साथ अनोखी कलाबाजियां दिखा रहे हैं। जमीन हो या शिकारा, हर जगह पैट्रिक फुटबॉल से कलाबाजी की करामात करने से नहीं चूकते। दोनों फ्री स्टाइल फुटबॉलर्स के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कश्मीर में सैर के लिए आए सैलानी भी फुटबॉल के साथ इनके करतब देखकर हैरान हैं। फुटबॉल के साथ इनकी कलाबाजी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है। सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में मां विंध्यवासिनी के धाम में अब विदेशी सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यहां बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने मां के धाम में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें मां विंध्यवासिनी के पावन धाम की हैं। यहाँ इन दिनों आस्था और भक्ति के साथ साथ विकास का संगम भी नजर आ रहा है। वैसे तो मां विंध्यवासिनी के धाम में पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन अब विंध्य कॉरिडोर बनने से न सिर्फ मां के धाम की भव्यता बढ़ रही है, बल्कि विंध्याचल धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल रही है, क्योंकि मां के धाम में अब 7 समंदर पार दूसरे देशों से भी श्रद्धालु अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। माथे पर टीका और गले में लाल चुनरी लिए विदेशी श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी की आराधना में लीन है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रंग में रंगे ये विदेशी श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर बेहद खुश हैं। God, it's like being in India, you know. I feel God everywhere, on the streets, in the temples, in conference. It's like it was amazing experience for me. आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के धाम की महिमा ही निराली है। विंध्य कॉरिडोर बनने से मां के धाम में बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी भी मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो प्रयाग आ रहा है वो विंध्याचल आ रहा है, जो काशी आ रहा है वो विंध्याचल आ रहा है, जो अयोध्या आ रहा है वो विंध्याचल आ रहा है। एक हमारी उपलब्धि है और हमारी संस्कृति को और मां विंध्यवासिनी की शक्ति को जब लोग यहाँ के जब विदेशी आते हैं, जब इसको प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा का जब हमको अनुभव बताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। दरअसल विंध्यवासिनी धाम में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब अपने आखिरी चरण में है और परिक्रमा पथ का निर्माण कार्य करीब पूरा भी हो चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही विंध्य कॉरिडोर मां के भक्तों को समर्पित कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में न सिर्फ मां के धाम में भक्तों को दर्शन पूजन में सहूलियत मिलेगी,
बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिलेंगे। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तर और दक्षिण के संगम की कर लेते हैं, जिसे हम तमिल संगमम के नाम से जानते हैं। इस आयोजन का मकसद काशी और तमिलनाडु के बीच संस्कृतियों को जोड़ना और आपसी संबंधों को पुनर्जीवित करना है। इस दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी से आए लोगों को प्रयागराज और अयोध्या जाने का भी मौका मिलेगा। वैदिक ऋचाओं की मधुर सुर लहरियां और काशी और चेन्नई के पंडितों का ओजस्वी शांति पाठ। कुछ इस तरह काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के नमो घाट पर उत्तर और दक्षिण का ये समागम बेहद खास है। इस अवसर पर मशहूर तमिल गीतकार, गायक, संगीतकार सिड श्रीराम ने गणपति वंदना और मंगलाचरण की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये उत्सव न केवल वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने रिश्तों को जीवंत करने का बेहतरीन मौका है, बल्कि देश के इन दो प्रमुख क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा को जोड़ने की खास पहल भी है। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। वाराणसी में काशी तमिल संगमम लगातार दूसरे साल आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेगा और इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के 1400 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें छात्रों और शिक्षकों के अलावा पेशेवर लोगों, किसानों और कारीगरों, लेखकों और कारोबारियों के जत्थे शामिल हैं। तमिलनाडु के हर गांव में गंगा स्नान, विश्वनाथ जी का दर्शन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्व का बहुत ही उच्चतम विश्वविद्यालय है उसका दर्शन, काल भैरव का दर्शन। यहाँ वहाँ के लोगों को काशी के प्रति इसी में बहुत आस्था और अटूट श्रद्धा है। जब यहाँ से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। खास प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें तमिलनाडु और काशी की कला, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशिष्ट उत्पादों की नुमाइश हो रही है। साथ ही इस दौरान साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, दर्शन, आध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक, योग और आयुर्वेद पर व्याख्यान होंगे। वहीं नवाचार, व्यापार, ज्ञान विनिमय, एजुटेक और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर सेमिनार का भी कार्यक्रम है। काशी तमिल संगमम में आए प्रतिनिधि संगम नगरी प्रयागराज और रामनगरी अयोध्या भी आने वाले हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कन्याकुमारी और वाराणसी के बीच काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई, ताकि दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क और आसान और सुविधाजनक हो सके। पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश और दुनिया में कैसी है क्रिसमस की तमाम तैयारियां। इटली में रोम से लेकर तमिलनाडु तक क्रिसमस के मौके पर क्या कुछ हो रहा है, देखिए। उत्सव, उल्लास और उमंग, दुनिया भर में छाए क्रिसमस के रंग। ये तस्वीरें हैं इटली की राजधानी रोम की, जहां क्रिसमस के जश्न का आगाज हो चुका है। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे क्रिसमस के मौके पर पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ है। रोशनी से जगमग शहर की सड़कें, चमचमाता हुआ शहर का ब्रिज और उस पर अलग अलग जगह पर लगाए गए जगमगाते क्रिसमस ट्री। नजारा बेहद दिलकश नजर आ रहा है। रोम की ये तस्वीरें क्रिसमस के जश्न की बानगी भर है, क्योंकि अभी तो सिर्फ क्रिसमस डेकोरेशन ही देखने को मिल रही है। जैसे जैसे 25 दिसंबर की तारीख करीब आएगी, क्रिसमस का खुमार लोगों के सिर चढ़ने लगेगा। क्रिसमस का रंग सिर्फ विदेशों में ही नहीं बिखर रहा है, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी क्रिसमस की रौनक दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के कैनकासी शहर में भी क्रिसमस का रंग लोगों पर चढ़ने लगा है। शहर के अलग अलग चर्च में क्रिसमस का जश्न दिखने लगा है। अलग अलग तरीके से सजावट की जा रही है। कहीं सांता क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं खास क्रिसमस ट्री भी लगाए गए हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी डेकोरेशन से पूरा शहर खुशनुमा एहसास करा रहा है। क्रिसमस के मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खास केक शो का आयोजन हो रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके और डिजाइन के केक मौजूद हैं। इस केक शो की थीम क्रिसमस है। ऐसे में कहीं सेंटा के डिजाइन में केक तैयार हो रहा है, तो किसी केक का डिजाइन क्रिसमस गिफ्ट जैसा है। मौज मस्ती का ये इंतजाम क्रिसमस की अभी बानगी भर है, लेकिन दुनिया भर में अभी से उत्साह नजर आने लगा है। लोग बेसब्री से 25 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच लेबनान में क्रिसमस के मौके पर जश्न मनाया जा रहा है। इजरायल के पड़ोसी देश लेबनान में रंग बिरंगी रोशनी से इस वक्त जगमग दिखाई दे रहा है। शानदार लाइटिंग से वहां के शहरों का कायाकल्प हो चुका है। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए धजाए जा रहे हैं और ऐसे में जब पड़ोसी देश में इस कदर युद्ध के बादल छाए हैं, बावजूद इसके दिसंबर का महीना है, तो इस प्रकार का नजारा एक सुकून देने वाला जरूर नजर आता है।